वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम द रिवीजन मित्र आकाश। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी भारत को नया राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति मिला है, तो यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको अवश्य जाननी चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है, उपराष्ट्रपति के बारे में, और कौन कौन सा आर्टिकल इनसे रिलेटेड है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इसे देखते हैं एक एक करके क्रम से। तो आर्टिकल पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66 एंड आर्टिकल 71, ऑल दीज आर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये लास्ट जो आर्टिकल है 71, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन से भी रिलेटेड है, और जो पहले का 4 है, दीज आर ओनली रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आइए और इसे रिफाइन करके देखते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मित्रों, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखें, जो डिप्टी पीएम का जो ऑफिस है या डिप्टी सीएम का जो ऑफिस है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एवं बिहार में नए नए डिप्टी सीएम बने हैं, बट टेक्निकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन ये पोजीशन जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में रहते हैं वो लोग क्रिएट किए हैं, बट दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो जस्ट एक कैबिनेट मिनिस्टर है। नेक्स्ट आर्टिकल इज 64। तो आर्टिकल 64 स्टेट्स दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसे समझते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये है, जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। दैट मीन्स यदि किन्हीं का सिलेक्शन होता है, नॉट सिलेक्शन दैट इज इलेक्शन to the vice president of India, automatically, that means by default, he or she would become chairman of राज्य सभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जो पोजीशन है जिससे लोकसभा में स्पीकर होता है उसके समानांतर है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 65 में ये मेंशन है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है किन कारणों से, जैसे कि उनका आकस्मिक निधन हो गया हो, या उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या उनको इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया हो, और कोई अन्य कारण, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। तो और कंडीशन है जहां पर भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, जैसे कि यदि राष्ट्रपति जो पदेन राष्ट्रपति है, यदि वो बीमार हैं और कोई अन्य कारण है, तो उस कारण से भी उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उनको वही सारी सुविधाएं, वही सारी जो प्रिविलेज है वो उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड हैं। बट जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी है, गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट वो सेकंड पोजीशन उनको हाईएस्ट नहीं दिया गया। सेकंड पोजीशन किसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 66। अब देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 66 में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंशन किया गया है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 चैम्बर है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके जो मेंबर्स हैं वही लोग इसमें वोट करते हैं। यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर है एज वेल एज जो इलेक्टेड मेंबर है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर मिलकर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में वोटिंग करते हैं, बट जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो उसमें वोटिंग नहीं करते हैं राष्ट्रपति की केस। और यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो राज्य हैं उनके जो असेंबली है और उनके जो मेंबर्स हैं, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इंक्लूड्स राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसे आप जरूर याद रखें। तो एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अभी MP MLA का जो इलेक्शन होता है उसमें EVM का प्रयोग किया जाता है, परंतु वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में EVM का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्टिल सीक्रेट बैलेट के द्वारा, जैसे पहले वो ठप्पा मारते थे उस प्रकार से किया जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव। तो वो ना तो MP होना चाहिए, ना MLA होना चाहिए, या ना ही MLC होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर रहा है तो ये उनको पहले रिजाइन करना पड़ा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो महामहिम जगदीप धनखड़ जी है,
जस्ट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, तो उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन फाइट किया। इफ ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ दिस हाउस इज इलेक्टेड टू द पोस्ट, ही शैल बी डीम्ड टू वेकेटेड हिज सीट इन द हाउस। जैसे कि मैंने डिस्कस किया। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल जो 66 में सब क्लॉज 3 है, इसमें देखिए क्या है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, इनको भारत का सिटीजन होना चाहिए, यस, कंप्लीटेड 35 ईयर्स, 35 ईयर्स इनका एज होना चाहिए, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। दैट मीन्स यदि आप राज्यसभा के एमपी के लिए क्वालिफाई करते हैं, दैट मीन्स यू मीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी फाइट कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे एज ज़्यादा है, 35 ईयर्स है, बट एमपी जो लोकसभा के उनके लिए मिनिमम एज है 25 ईयर्स। कोई एमपी बन जाता है तो वो पीएम भी बन सकता है, यदि उनकी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है तो 25 ईयर्स एज में भी कोई आदमी पीएम बन सकता है। इसका ये सीधा सीधा मीनिंग हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 66(4). ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जैसे कोई एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे यदि कोई बंदा है तो वो एलिजिबल नहीं है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 67। So वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच एंटर। जब उनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण पद एंड गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है तो उस दिन से उनका कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, 5 साल तक वो रहेंगे। हाउएवर वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ ए टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एंटर्स अपॉन। अब किसी कारण से यदि इलेक्शन डिले हो जाता है तो ऐसा नहीं कि 5 साल पूरा हुआ और तुरंत वो रिजाइन कर देंगे। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वो तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि 5 साल के पहले जो अभी उपराष्ट्रपति है, यदि उनका टर्म पूरा होने वाला 5 साल का, तो उसके पहले ही 1-2 महीने पहले ही इलेक्शन पूरा कर लिया जाता है नए वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट में लीव ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ इज टर्म बाय रिजाइनिंग टू प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो यदि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहे तो वो किनको राइट करते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर। सो दैट इज प्रेसिडेंट। ही मे बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे एक ध्यान देंगे, ये पूरा पार्लियामेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट कौन करता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, जहाँ के वो चेयरमैन होते हैं। लोकसभा भी एग्री होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। इसका ये सिंपल सा ये मीनिंग हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड इलेक्शन। अब किसी कारण से कंप्लेंट हुआ कि भाई बराबर इसमें वोटिंग नहीं हुआ है, तो उस परिस्थिति में एक आर्टिकल 71 है, तो इसका क्या काम है इसके बारे में हम जानते हैं। इस आर्टिकल का काम क्या है और ये क्या डील करता है? मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जो मैटर है उनसे रिलेटेड है, ये आर्टिकल 71 में मेंशन किया गया है। It says that all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of vice president and president shall be inquired into and decided by the Supreme Court. Honorable Supreme Court ये डिसाइड करते हैं और इनका डिसीजन जो होता है ये फाइनल होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट किए होंगे, ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता, ये कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या मेंशन है? शुड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ वाइस। किसी कारण से यदि उनका इलेक्शन को वॉइड कैंसिल किया जाता, यदि घोषित किया जाता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उनका जो इलेक्शन है वो तो वॉइड हो जाता है, परंतु उस समय जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो वॉइड नहीं होता है। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। ये इतना जो आप 4 लाइन का आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट, उसका सिंपल सा मीनिंग यही है। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अल्टीमेट तो पार्लियामेंट ही है जो कि रूल बना सकते हैं, तो ये इसका जो इलेक्शन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या किस प्रकार से कुछ नया चीज़ यदि करना चाहते हैं नए वे से, ये सब चीज़ हमारे पार्लियामेंट भी कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस। क्या है सही? क्या आप सोचें। दूसरा है, while the nominated members of 2 houses of parliament have no voting rights in presidential election, they have the right to vote in election of the vice president। अब यहाँ पे जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ जाती है वही पैटर्न है, ओनली 1 2 both 1 and 2 neither 1 2। तो मित्रों इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है ओनली 2, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो
राज्यसभा का मेंबर हूँ। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी प्रकार का जो करंट अफेयर जो न्यूज में रहता है, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सो आई एम टेकिंग दैट वन एंड आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दैट वन एंड आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट वन। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।